मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज की बड़ी सियासी खबर लाहौर से आई और लाहौर में भी कोट लखपत जेल से आई, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी का वफ़द भी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ था। इसका बुनियादी मकसद जनाब शहबाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत करना था। यकीनन ये एक अहसन कदम है और पाकिस्तान की अपोजिशन सियासत में गो कि ये मामूल का अमल नहीं है। मैं अच्छी तरह से याद है कि अब से चंद साल पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जनाब नवाज शरीफ के भाई का इंतकाल हो गया था। लाहौर में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ताज़ियत के लिए जाती उम्रा आना चाहते थे, मगर बावजूद जनाब नवाज शरीफ से उन्हें इस ताज़ियत का, इस इंतकाल पे ताज़ियत का वक्त नहीं मिल सका था। आसिफ जरदारी साहब 4 दिन से हैं और आपके भाई से भाई की ताज़ियत आपसे करना चाहते हैं और उनका बयान भी छपा है कि शायद आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन का कोई मसला है। फरमाइए कि इस सिलसिले में क्या। मेरे भाई साहब जब फौत हुए थे तो फौत होने के 10 दिन के बाद उन्होंने फ़ोन पे मुझसे ताज़ियत कर ली थी, तो मैं तो इसका सिर्फ इतना ही जवाब दूंगा जी। लेकिन बहरहाल आज अच्छी ये रिवायत है, बिलावल भुट्टो जरदारी गए, जनाब शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और यकीनन आज का क्योंकि माहौल है और माहौल है इस वक्त अपोजिशन तहरीक का, जहाँ पर PDM अपनी तहरीक चला रही है और इस दौरान इस्तीफ़ों की बात हो रही है, शटर डाउन हड़तालों की बात हुई थी, अब आजकल नहीं हो रही, इसलिए ये मौज़ूआत भी बहुत अहम थे। इसलिए ये मुलाकात और आज का ये विज़िट बहुत इम्पॉर्टेंट था और यकीनन इस रिवायत के लिहाज से भी बहुत अच्छा था कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ साहब से उनकी वालिदा के इंतकाल पर बड़ी न सिर्फ ये कि उस पर अपनी ताज़ियत भी की और बल्कि उस माजी को भुलाने की भी कोशिश की जो यकीनन बहुत ही तल्ख़ है। कौन से मॉडर्न दुनिया में तरक्की करने वाले जमहूरी ममालिक होते हैं जहां मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और जो हमारा खुर्शीद शाह साहब है, इससे पहले जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, दोनों को जेल में रखा गया है। कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई फैसला नहीं है, सिर्फ हुकूमत की अना की वजह से इनको जेल में डाले गए हैं। हम सबका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब है, तो ये जो हुकूमत सियासत करती है ख़ास तौर पे इस किस्म के मौके पे जो हमारा रवायत में है, हमारा तारीख़ में है, हमारा सकाफ़त में है कि मुखालिफ भी हो मगर आप इस मुश्किल वक्त में, इन दुख के वक्त में आप साथ देते हैं। अपने मुखालिफ के हवाले से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी सखावत, अपनी तहजीब की बात कर रहे थे कि मुखालिफ के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अब समझ रहे हैं और जान गए हैं कि मुखालिफ के साथ किस किस्म का सलूक करना चाहिए, क्योंकि कभी वो इन्हीं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को और इन्हीं सीनियर रहनुमा को शहबाज शरीफ कहते थे, कभी कुछ और लफ्ज़ कहते थे, कभी किसी और लफ्ज़ से पुकारते थे। शहबाज शरीफ तो कभी कहते भी नहीं थे। दूसरी जानिब बुज़ुर्ग सियासतदान शहबाज शरीफ भी बिलावल को हमेशा मुग़ल्लिज़ात ही सुनाते थे, लेकिन समझ से वालतर है, बहरहाल हालात बदल गए हैं, न जाने कब तक बदले रहेंगे। लेकिन वो तहजीब और वो सकाफ़त जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी आज दर्स दे रहे थे, इस पर वो खुद अमल नहीं करते थे। पंजाब की आवाम आपके छोटे भाई से निजात पाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ तो नवाज से भी ज्यादा जुल्म करता है, शहबाज शरीफ तो किसी आमिर से भी ज्यादा जुल्म करता है। शहबाज शरीफ का सियासत जुल्म की सियासत है। बिलावल बेटा सिंध का चीफ मिनिस्टर होगा, फिर क्या होगा? फिर लूट मार होगी, हर तरफ करप्शन की अंबार होंगे और ये मुल्क तबाह बर्बादी की तरफ खुदा ना खास्ता जाएगा। मियां शहबाज शरीफ साहब जो है
वो पंजाब का कातिल आला है, उसने मॉडल टाउन का केस में जवाब देना है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आपको भी अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा, आपको भी अपने हर जुल्म का हिसाब देना होगा, आपको भी अपने हर करप्शन का हिसाब देना होगा। ये करप्शन का हम हिसाब करेंगे। और बेटा अपना तो हिसाब पहले कर लो, तुम किस करप्शन की बात करते हो? अगर एक करप्शन का बेटा सामने केस आ गया तो आप तो फिर वालिद साहब के साथ वहीं लंदन अमेरिका में रहेंगे। आज की दिलचस्प मुलाकात मौजूदा सियासी मंजरनामा इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमने एक बार फिर दावत दी है पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ सीनियर सहाफ़ी एग्जीक्यूटिव ग्रुप एडिटर दुनिया न्यूज़ जनाब सलमान गनी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब। दिलचस्प टाइमिंग है, दिलचस्प मौका है और मकाम है जहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हो गई, शहबाज शरीफ साहब से पीपल्स पार्टी का पूरा वफ्द गया। बहरहाल इसके लिए इजाज़त, बाकायदा इजाज़त जो थी वो बासानी हुकूमत ने भी दी। इसके अलावा इसकी कोई अहमियत है आपके ख्याल में? खान साहब, ये एक अहम सियासी पेशरफ्त है, इसलिए कि हमारे आज के माहौल में एक दूसरे के दुख और गम थी, जो एक वज़हदारी की रवायत दम तोड़ रही थी, वो ज़िंदा हुई है। पीपल्स पार्टी ने एक इनिशिएटिव लिया है और वहाँ जाकर उन्होंने ना सिर्फ उनकी वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया है, 1 घंटे तक की मुलाकात हुई है और मुलाकात में बहुत सारे इश्यूज़ थे। इसमें PDM की सियासत थी, इसमें लॉन्ग मार्च का अमल था, इसमें इस्तीफ़ों का। और दिलचस्प बात यह है कि माजी के अंदर पीपल्स पार्टी के हवाले से, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात के हामिल शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की आज की लीडरशिप, दिलचस्प अमर यह है कि उनमें किसी हद तक यकसुई पाई जाती है। एक इस हवाले से, एक तो वो ये चाहते थे कि इन हाउस तब्दीली होनी चाहिए, हमें किसी इंतहाई इकदाम से गुरेज करना चाहिए। और दूसरी बात, ख़ुद शहबाज शरीफ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब और पार्टी के दीगर कायदीन की तरफ से एक इंतहा पसंदी की लाइन लेने के बावजूद मुफाहमत के कायल थे। और पीपल्स पार्टी की आज की लीडरशिप भी रियासती इदारों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखने के बावजूद एक मुफाहमाना तर्ज अमल इख्तियार किए हुए है। ये उनके दरमियान मुश्तरक गोया कि ये उस लीडरशिप की मुलाकात थी जो मौजूदा माहौल में आखिरी हद तक जाने से, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाने से एहतराज़ कर रही है, जिसका ख्याल ये है कि कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए और ये इस्तीफ़े वगैरह, धरने, शट डाउन वगैरह से एहतराज़ करना चाहिए। ये उन दिमागों का इज्तिमा था और शायद इसीलिए हुकूमत इसके रास्ते में नहीं आई। जी खान साहब, ये दोनों वो लोग थे जो मुज़ामत की बजाय मुफाहमत की बात करते रहे। बहरहाल हालात का धारा आगे की तरफ बढ़ा तो इस वक्त जिस मौक़िफ़ का उनके दरमियान आज इज़हार हुआ है वो यही बात है कि हमें कोई पॉलिटिकल ऑप्शंस इख्तियार करने चाहिए और कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जिससे पाकिस्तान के अंदर जारी और सारी जो जमहूरियत है, जमहूरी अमल है, उसे किसी किस्म का खदशा हो। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है और मैं समझता हूँ कि आज के शहबाज शरीफ और आज की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस सारी सूरत हाल के अंदर, जिसमें एक डेडलॉक है, दोबारा डायलॉग की बात कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने तो पार्लियामेंट के अंदर भी बात की थी कि मुआशी इश्यूज़ के अंदर आए बैठे मिलकर बात कर ले। और ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी शदीद तरीन मुखालफत के बावजूद ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से 2-3 दफ़ा ये कहा कि आए जो पाकिस्तान को दरपेश इश्यूज़ हैं उस पर बैठ के बात की जाए। मैं समझता हूँ कि डेडलॉक जो होता है वो हमेशा जमहूरी अमल के हवाले से अच्छा नहीं होता। और आज की मुलाकात को मैं इस तनाज़ुर में बेहतर समझ रहा हूँ। सलमान गनी साहब, ये फरमाइएगा कि क्या कोई इन्फ्लुएंस है शहबाज शरीफ का अब भी मुस्लिम लीग नून की फैसला साजी में, कि जहाँ पर वो इस वक्त जबकि नवाज शरीफ साहब इसको एक हद तक ले जा चुके हैं, मरियम बीबी इसको एक हद तक ले जा चुकी हैं, कि उसको उस जगह से वापस ले आएँ? अब शहबाज शरीफ साहब का वो असर बाकी है इस जमात पे? खान साहब, मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पर एक गलबा नज़र आ रहा है मरियम नवाज साहिबा का और उनकी जद्दोजहद की वजह से। लेकिन मैंने उस प्रोग्राम में आपको कहा था कि जेल में बैठे शहबाज शरीफ जो मुफाहमत के कायल थे, मुफाहमत जेल ज़रूर चली गई है, लेकिन जब वो पैरोल पे आए थे उन्होंने फिर यहाँ पर एक ग्रैंड डायलॉग की बात की थी। और आज भी मैं समझता हूँ कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई बातचीत का अमल शुरू करना
पड़ा तो वो शायद मरियम नवाज के साथ नहीं होगा, वो शहबाज शरीफ के साथ ही होगा। मगर शहबाज शरीफ का असर और उसका फैसले पे असर अंदाज तो उसी सूरत में होंगे जब उनकी पुश्त पे नवाज शरीफ खड़े हों, उनके साथ मरियम खड़ी हों। इस सोच के अंदर उनको इनकी हमनवाई तो चाहिए ना, और आज तो लगता नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को वो हमनवाई हासिल है। खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जिस सियासत को मैं जानता हूँ, देखें ये वक्त के साथ हिकमत अमली साहब का पार्टी के अंदर अपना एक असर रसूख है, और जब भी मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे उसमें बुनियादी किरदार शहबाज शरीफ साहब भी अदा करेंगे, और उसमें खुद मियाँ नवाज शरीफ की तायद और हमायत उन्हें हासिल होगी। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा फैसला है, PDM को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है इस मामले में, वो फैसला है कि पार्लियामेंट से इस्तीफ़े, जो एक आम सियासत का तालिब इल्म भी समझ सकता है कि पीपल्स पार्टी के लिए नाकाबिल कबूल अमल है, किसी सूरत में भी वो ये उनके लिए कोई एक बेहतर हिकमत अमली नहीं है। PMLN इस मामले में कितनी मुत्तहिद है आपके ख़्याल में कि अगर इस किस्म का कोई ऑप्शन हो तो मिन हैसुल जमात PMLN के तमाम अराकीन सूबाई कौमी सब अपने ओहदों से इस्तीफ़े दिल से दे दें? देखिए खान साहब, बज़ाहिर तो PDM की लीडरशिप मौलाना फजलुर रहमान के पास है, लेकिन आज माजी की मुखालिफ जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी एक अंडरस्टैंडिंग है, ख़ास तौर पे इस्तीफ़ों के हवाले से, चूँकि ये माजी की वो पार्टीज़ हैं जो हुकूमत में रही हैं, और इन्हीं पार्टीज़ के आगे भी इम्कानात है कि ये हुकूमत में आएंगी। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो बड़ी पार्टीज़ जिनके हुकूमत के अंदर आने के चांसेस होते हैं, वो इज्तिमाई इस्तीफ़े के ऑप्शंस को बहुत कुछ सोच समझ कर बुरुएकार लाएंगी, जिसका फ़िलहाल अभी इम्कान नज़र नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान गनी, एग्जीक्यूटिव ग्रुप एडिटर दुनिया न्यूज़, हमारे साथ मौजूद थे। खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई, PIA की तमाम जो भी बची खुची इज़्ज़त थी वो रुसवा हो गया, और वो था मामला कि जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे वज़ीर हवाबाजी जनाब ग़ुलाम सरवर ख़ान ने ऐलान किया कि PIA के बल्कि पाकिस्तान के तकरीबन 250 से ज़्यादा पायलट ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर फ्लाइंग लाइसेंसेस नहीं हैं, वो जहाज़ नहीं उड़ा सकते, वो नाअहल हैं और जाली लाइसेंसेस हैं। इसने बेपनाह नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान के इमेज को भी, और अब ये पता चला है कि PIA के दरअसल 110 पायलट ऐसे हैं जो हर लिहाज से फिट हैं और हर लिहाज से अहल हैं और हर लिहाज से क्वालिफाइड हैं। अजब मामला है, बिला वजह की पूरी ये सूरत हाल पैदा हुई थी। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। पाकिस्तानी पायलट्स की मुबैना जाली असनाद मशकूक फ्लाइंग लाइसेंसेस के हालिया कज़िये ने न सिर्फ मुल्क का नाम बदनाम किया और जगह छाई हुई, बल्कि हमारे पायलट्स रुसवा हुए, इनकी काबिलियत पर उंगली उठी। और फिर 6 माह बाद अब PIA ने कहा है कि मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स में 110% फिट हैं, और इस तरह से वो बयान गलत साबित हुआ जो इससे पहले अहमद की बेंच को बताया कि 262 मशकूक लाइसेंस में से PIA के 141 पायलट मुअत्तल किए गए थे, जिनमें से 110 के लाइसेंसेस क्लियर हो चुके हैं, 15 के लाइसेंसेस मंसूख किए गए हैं, 14 पायलट्स को परवाज के लिए अनफिट करार दे दिया गया है, जबकि 2 केसेस में फैसला अभी होना बाकी है। 3 हफ्ते पहले सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई थी कि मुख्तलिफ एयरलाइंस के 262 मशकूक पायलट्स में से 180 के लाइसेंसेस की तस्दीक और जाँच पड़ताल के बाद क्लियरेंस हो चुकी है। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान ने कराची में PIA तैयारे हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ 262 पाकिस्तानी पायलट्स के बोगस फ्लाइंग लाइसेंसेस और जानी असनाद का इल्ज़ाम लगाया था। ग़ुलाम सरवर बाद में भी अपने इल्ज़ामात का दिफा करते रहे और अब भी अपने दावों पर कायम हैं। ये कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये फोरेंसिक इंक्वायरी हुई, 262 पायलट्स के लाइसेंसेस मशकूक पाए गए। यही मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा, यही मैंने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा, यही मैंने डिफरेंट टॉक शोज़ में भी कहा कि 262 पायलट्स के लाइसेंसेस मशकूक हैं। उन्होंने 104 का कहा, फिर आपने आज वफाकी वज़ीर के इल्ज़ामात के बाद दुनिया भर की फ़ज़ाई कंपनियों ने दर्जनों पाकिस्तानी पायलट्स और सैकड़ों फ़्लाइट ऑफिसर्स और इंजीनियर्स के कबाइफ की तस्दीक मांग ली थी। यूरोपीय यूनियन की एयर सेफ्टी एजेंसी ने बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक के लिए PIA के फ़ज़ाई ऑपरेशन 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिए थे।
جبکہ 6 ماہ مکمل ہونے پر 2 ہفتے قبل یورپی ایئر سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے پر عائد پابندی غیر معینہ مدت تک برقرار رکھنے کا خط بھیج دیا ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان اب کہتے ہیں کہ قومی ایئر لائنز کے ریونیو کا بڑا حصہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک کے روٹ سے آتا ہے، اور پی آئی اے کے معاملے کی وجہ سے پی آئی اے کا بزنس اور ایویشن سیکٹر شدید متاثر ہوا ہے۔ پی آئی اے کے لیے تو یہ بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے، بیکاز پی آئی بینگ اے کمرشل آرگنائزیشن ہماری تو روزی روٹی ان روٹس کے اوپر ان کا دار و مدار ہے، جو کہ اس سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے۔ ہمارے ٹوٹل ریونیو کا ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ یو کے سے آتا تھا، یورپ سے آتا تھا۔ ہم لوگ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یو ایس اے کی پہلی ڈائریکٹ فلائٹ ان ہسٹری آف پی آئی ہم نے شروع کر دی، تو ہمارے تو اس سے زیادہ بہت زیادہ ہم افیکٹ ہوئے۔ لیکن انفارچونیٹلی مجھے یہ بہت افسوس سے کہنا پڑے گا کہ جتنی سنجیدگی کا مظاہرہ شاید اس پورے معاملے پہ کیا جانا چاہیے تھا، اتنی سنجیدگی سے اس کے اوپر کام کیا نہیں گیا۔ یہ اب مسئلہ صرف ایک پی آئی سے متعلق نہیں ہے، یہ پاکستان کی تمام ایئر لائنس کا مسئلہ ہے، اور وقت ان کو لکھ کے بھی دے رہے ہیں، ان کو ہر فورم پہ یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ اس مسئلے کو جلد از جلد ریزالو کریں۔ اس مسئلے کی وجہ سے پاکستان کی پوری ایویشن سیکٹر جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پہ ہمیں اپنے خصوصی انٹرویو میں کہا تھا کہ پائلٹس کے معاملے میں حکومت صحیح طرح سے نمٹ نہیں سکی۔ جو رپورٹ سامنے آئی وہ تو بڑی خوفناک تھی، تو اس کے اوپر فیصلہ یہ کرنا تھا کہ اب ہم کیا چپ کر کے بیٹھے رہیں؟ جیسے ہی آپ نے ان پائلٹس کو تو امیڈیٹلی آپ کو سسپینڈ کرنا پڑنا تھا، تو جیسے ہی آپ نے کرنا تھا نیوز تو باہر آ جانی تھی، لیکن کرنا تو تھا آپ نے۔ یہ میں ادھر اپنی کمزوری مانتا ہوں گورنمنٹ کی، کہ ہم نے اس کو ایسا بھی پریزنٹ کر سکتے تھے کہ اتنا بڑا فال آؤٹ نہ آتا۔ جیسے ہم نے پریزنٹ کیا وہ بہتر ہو سکتا تھا۔ میں نے پورا انسٹرکٹ کیا، جب مجھے پتا چلا میں نے سمجھایا تھا کہ اس کو بڑا کیئرفلی، کیونکہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے، اس کو ایک ایسے طریقے سے کریں کہ وہ اس کا اتنا بڑا فال آؤٹ نہیں آنا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس طرح پریزنٹ نہیں کیا، نہیں وہ ہماری غلطی تھی۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان انٹرنیشنل کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر اور خود طویل عرصے پائلٹ رہے کیپٹن اعجاز ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ کیپٹن اعجاز ہارون صاحب۔ مجھے سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ ابھی کچھ دن پہلے تک کہا گیا تھا کہ یہ 140 پائلٹس جو ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا، ان کو باقاعدہ کہا گیا کہ یہ ان کے ساتھ بڑے ایشوز ہیں، فلائنگ لائسنسز نہیں ہیں اور فٹ اینڈ پراپر نہیں ہیں۔ اب 110 جو ہیں، ان میں سے 140 میں سے 110 ویل اوور 80% جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں بالکل۔ تو یہ کیا ہوا، جب کیا ہوا تھا اور اب کیا ہوا ہے؟ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں بیسکلی سارا ایشو یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک پورے ٹولہ ہے نان پروفیشنل لوگوں کا، جو کہ اس وقت سول ایویشن، پورے ایویشن کو جو ڈیل کر رہا ہے، ان کو میرے خیال میں خود بھی نہیں پتہ ہے کہ وہ جو باتیں کہتے ہیں یا جو چیزیں کرتے ہیں اس کے ریپرکشنز لوکلی کیا ہوں گے آن دا ڈومیسٹک نیٹ ورک اور انٹرنیشنلی کیا ہوں گے۔ اور وہ پھر ایک بات کہہ کے اپنا ایک ایگو ایشو بنا کے پھر اس کو ڈیفینس کے اندر اس کی ڈیفینس میں وہ کنٹینیوسلی اس چیز کو پہ اڑے رہتے ہیں، اور دے ہیو کازڈ اے ڈیمیج وچ از irreparable۔ اور ابھی بھی میرا نہیں خیال ہے کہ وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں، ابھی بھی وہ اپنی وہی باتیں کر رہے ہیں۔ اب کل سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 110 پائلٹ کو خود کہہ دیا کہ جی کلیئر ہے۔ اب آپ نے یہاں تو کلیئر کر دیا، اب انٹرنیشنلی تو آپ نے اپنا ایک مذاق بنوا لیا ہے۔ وہ لوگ باہر یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اب آپ اگر سب لوگوں کو کلیئر بھی کر دیں تو وہ آپ کی بات ماننے کو نہیں تیار ہیں۔ تو جب تک کیپٹن صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر یہ ہوا کیا ہے آپ کے خیال میں کہ یہ جو انہوں نے 110 پائلٹس تھے، یہ کیوں پہلے ان کو سسپیکٹ نہیں بلکہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ ان کے فیک لائسنسز ہیں، یہ فیک ان کے کریڈنشلز ہیں؟ یہ کیا ہوا تھا اور اب کون سی پہلے کہا تھا یہ فورنسک ہوئی ہے، اس سے ہی ثابت ہوا ہے، تو اب یہ کیا ہوا ہے جس سے ثابت ہوا کہ یہ سب غلط تھا؟ کچھ آپ کو پتہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، سول ایویشن کے ریگولیشنز میں ایک کلوز موجود ہے کہ اگر فرض کریں کسی سٹیج پہ سول ایویشن کو پتہ چلتا ہے کہ کسی پائلٹ نے کسی غلط طریقے سے اپنا لائسنس لے لیا ہے، یا اگر کوئی اس کے ایگزامینیشنز میں کوئی فلا ہے یا کوئی چیز ہے، تو اس کو نوٹس دے، اس کو ٹیک اپ کرے، اور دے گیو ہم 30 days جس میں کہ وہ دے کین ایون آسک ہم ٹو ٹیک دا ایگزامز اگین۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ تو آپ نے ایک ساتھ دیکھیں، اس میں اٹس اے بگ پالیٹکس وچ ہیز پلیڈ دا رول اوور ہیئر۔
इन्होंने ये सोचा कि जी हम ये करेंगे और हम पूरी जो पुरानी हुकूमत है उस पर ये ब्लेम डाल देंगे और ये सारा कुछ जो है इसमें हमारे जो लॉसेस हो रहे हैं, हमसे जो एयरलाइन प्रॉपर चल नहीं रही, हमारे सिविल एविएशन के जो मसाइल है, सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, ये आ जाएगा हाईलाइट पे और सारे लोग जो हैं अपने पीछे पड़ जाएंगे प्रीवियस गवर्नमेंट्स के ऊपर। अब अगर आपके टारगेट्स यही हैं कि आप किसी और को ब्लेम करने के चक्कर में आपने इतना बड़ा एक गेम खेल दिया जिसमें कि आप खुद बह गए और आप खुद यू हैव ड्राउन्ड योरसेल्फ इन दिस, नाउ यू डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस। और अभी भी आई थिंक दे आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, दे डोंट हैव द राइट पीपल। एंड ये बताइएगा कि ये जो एयर सिक्योरिटी एजेंसी ने हमारे ऑपरेशंस 6 महीने के लिए सस्पेंड किए थे, अभी फिर उसको जो है वो एक्सटेंड कर दिया है, इसका रिटर्न कैसे होगा? इसको कैसे हम इस डैमेज को रिप्लेनिश करेंगे, कैसे हम रिस्टोर करेंगे इस चीज़ को, कैसे मुमकिन होगा अभी ये? देखिए, जब तक मेरे ख्याल में दे नीड टू मेक सम बिग चेंजेस विद इन ओवर हियर, देन दोज न्यू पीपल हैव टू गो एंड गो एंड कन्विंस दोज पीपल कि जी हमारे से जो गलतियां हुई हैं, ये हुआ है, हम इसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं। और उनको यू विल हैव टू ब्रिंग those people here, we will have to bring people from EASA। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज से कोई मेरे ख्याल में 5 महीने पहले 4 महीने पहले आपके साथ बात हुई थी कि जब तक आप उनको नहीं इन्वॉल्व करेंगे, उनके लोगों को नहीं लाएंगे, दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग टू हैपन द वे वी वांट इट टू हैपन। और ये ना सिर्फ इट्स नॉट जस्ट PIA, इट इज़ द एंटायर एविएशन। इस वक्त आई मीन वी आर लाइक अ ब्लैक लिस्टेड नेशन एज फार एज आर एविएशन इज़ कंसर्न। और आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, मे बी वो ये सोच रहे हैं कि इसकी वजह से हमारे जो एयरलाइन को प्रॉपर्ली नहीं रन कर रहे या एयरलाइन के लॉसेस हैं वो हमें कवर अप, हमें एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा, कोविड था अब ये एक एक्सक्यूज़ मिल गया, ये चीज़ों पे हम कवर अप करते रहेंगे। बट जो नुकसान इस मुल्क का इस एयरलाइन का जो किया गया है उसका किसी न किसी ने तो नोटिस लेना है। बहुत शुक्रिया कैप्टन एजाज हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। आज वफाकी काबीना के हफ्तावार इजलास में बहुत अहम फैसला हुआ है और इसमें फैसला किया गया है कि मुल्क में जारी कन्फ्यूजन की सूरत हाल से निमटने के लिए और यकीनी तौर पे आइंदा 3 महीने के अंदर जो हालात होने वाले हैं उससे मुकाबला करने के लिए मुल्क में एक सुकून की फ़ज़ा जल्द अज जल्द लाने के लिए और इस ऊँट को जो किसी करवट बैठे उसके लिए आइंदा सेनेट इंतखाबात अब मार्च तक उसका इंतज़ार ना करने का फ़ैसला किया गया है। और फैसला ये किया गया है कि इसे फरवरी में मुनक़्क़िद किया जाए और फरवरी में इलेक्शन कराने के हवाले से आज फैसला किया गया है, इस पर गौर किया गया। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना होगा। हुकूमत ने फैसला किया है कि इसके लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी जाएगी। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर फैसला किया और अपनी इस बात पर वो कायम रहे कि सेनेट इंतखाबात अब शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए कराए जाएँ ताकि तय हो सके, साफ पता चल सके कि कौन सा रुकन किस जमात को किस मौजू पे अपना वोट दे रहा है। और इस सिलसिले में खुफिया बैलेट वाला निज़ाम जो है उसको ख़त्म करना चाहिए ताकि ये धांधली जो एक मामूल का अमल बन गई है इसको ख़त्म किया जाए। और इसके लिए उन्होंने मुसम्मम इरादा किया है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई का फ़ैसला किया गया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच का एक शॉर्ट ऑर्डर भी मौजूद है जिसमें तरीक़ाकार के इंतखाब को लेजिस्लेटर पर छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान में सियासत इस वक्त अपने जोबन पर है, यानी कि जमहूरियत अपने जोबन पर नजर आती है। हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत को घर भेजकर वस्त मुद्दती इंतखाबात चाहती है, साथ ही उसकी सरतोड़ कोशिश है कि किसी तरह मार्च में शेड्यूल्ड सेनेट के इंतखाबात को डिसरप्ट कर दिया जाए। दूसरी जानिब हुकूमत को मालूम है कि सेनेट में मेजॉरिटी हासिल करने के बाद हुकूमत अपोजिशन से निपटने में बहुत मजबूत हो जाएगी। हुकूमत की पोजीशन कानून साजी के हवाले से बहुत मजबूत हो जाएगी और कोई अचंभा नहीं है कि हुकूमत इस सेनेट के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल कर ले। PTI को यकीनन अक्सरियत हासिल हो जाएगी, इसीलिए अपोजिशन इत्तेहाद PDM ने एक के बाद दीगरे जलसे किए हैं, तहरीक चलाने का फैसला किया है और हुकूमत से 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बसूरत दीगर 1 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया। 31 दिसंबर तक
PDM के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अपने इस्तीफ़े अपनी अपनी जमात के कायदीन को पेश कर देंगे। 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा और उसकी तारीख़ का फ़ैसला भी उसे भी किया जाएगा। सियासत में मूव्स की अहमियत होती है। ऐसा लगता है ये हुकूमत की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से नहले पे दहला है। उन्होंने कहा कि जब 1 जनवरी 1 फरवरी आएगी, 31 जनवरी गुजर जाएगी, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें फ़ैसला करेंगी कि उन्हें आइंदा का क्या लाहे अमल तरतीब देना है। मुल्क में सेनेट इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो जाएगी और इसके लिए बाकायदा प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। अपोजिशन के पास ऑप्शन होगा कि वो लॉन्ग मार्च पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखे या सेनेट इलेक्शन की तैयारियां करे। यकीनी तौर पे अपोजिशन की कोशिश थी कि सेनेट के इंतखाबात से पहले जितना दबाव हुकूमत पर हो सके वो डाला जाए, मगर हुकूमत अब क्योंकि फरवरी में इलेक्शन कराने में अगर कामयाब हो जाती है तो यकीनन ये एक मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी अपोजिशन की और उसकी मनसूबाबंदी पर ये एक ज़रब होगी। आपको बताएं कि आइंदा साल 11 मार्च को 103 अरकान सेनेट में से 52 अरकान रिटायर हो रहे हैं, जिनमें से 34 का ताल्लुक अपोजिशन की जमातों से है जबकि 18 हुकूमती बेंचेस से हैं। हुकूमत मुस्लिम लीग नून का इसमें मुस्लिम लीग नून का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि इसके मौजूदा 30 सेनेटर्स में से 2021 में 17 रिटायर हो रहे हैं। 8 अरकान पीपल्स पार्टी भी अपनी 6 साला मुद्दत पूरी कर लेंगे। PTI के मौजूदा 14 सेनेटर्स में से 7 रिटायर हो रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक KP से है। भरपूर मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, हुक्मरान इत्तेहाद के पास कि सेनेट में भी अपनी अक्सरियत को मुस्तहकम कर ले और यकीनन ये फिर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के लिए एक फ़ैसला कुन डेवलपमेंट होगा जिसको कि अब आगे लाने का फ़ैसला किया गया है। इसके लिए मार्च का इंतज़ार नहीं होगा, अब ये फ़ैसला फरवरी में हो जाएगा। कम अज़ कम ये हुकूमती फ़ैसला है। इसकी तमाम तफसीलात हासिल करते हैं। इस तमाम फ़ैसला साजी में बहुत मुतहर्रिक रहे हैं, शरीक रहे हैं मोहतरम बाबर आवान, हमारे मुल्क के नामवर कानूनदान भी हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर आवान साहब। गोया फ़ैसला ये हतमी है कि अब मार्च तक का इंतज़ार ना किया जाए, फरवरी में इन इलेक्शंस को हो जाना चाहिए। कुछ तारीखें जहन में हैं और ये क्यों फ़ैसला किया गया है, क्या फ़र्क पड़ता अगर 1 महीने बाद हो जाए या 1 महीने पहले हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब। हम सारे बड़े शौक़ से आपके एनालिसिस सुनते हैं और आपके दुनिया पे तजज़िये जो है उनका इंतज़ार रहता है हम सबको। देखिए, 2 चीज़ें ज़रा पर्सपेक्टिव के तौर पे मैं आपके सामने अर्ज़ करूं। पहली बात यह है कि जो शेड्यूल है वो एसेंशली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तय करना है कि किस महीने में इलेक्शन होगा, और ये भी तयशुदा बात है कि आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो दिसंबर का ख़ात्मा हो रहा है और जो मार्च में जो मौजूदा सेनेटर्स हैं उनका टेन्योर रिटायरमेंट का वो मुकम्मल हो जाएगा, उनका टेन्योर रिटायरमेंट का उनके लिए वक्त आ जाएगा। दिस इज़ वन। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में हमेशा से ये इल्ज़ाम लगता है, जब से 70s के शुरू में जो सेनेट बना था और इलेक्शन ऑफ सेनेट एक्ट 1975 है गालिबन वो बना था, उस वक्त से ये इल्ज़ाम लगता है ख़ास तौर पे छोटे सूबों में कि वोट फ़रोख्त हो गए और लोगों ने गिनती में गड़बड़ कर दी। इस सूरत हाल से निकलने के लिए कभी किसी हुकूमत ने ये कोशिश नहीं की, इसलिए कि हुकूमतें फ़ायदा उठाती हैं पिछले दरवाजे से कि अपोजिशन का कोई रुकन अगर उनके साथ खड़ा होकर उनको वोट डालना चाहे तो वो उस पर खुश होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक आदमी ऐसा है जो इस बात पर खुश नहीं होता, वो आपके वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान साहब। आपने देखा, मैं एक तकाबली लाइन बोल के फिर आगे बढ़ता हूँ। तकाबली लाइन ये है कि जो इलेक्शन था सेनेट के चेयरमैन का पिछला, उसमें दोनों बड़ी पार्टी अपोजिशंस की, उन्होंने कहा कि हमारे 64 में से कुछ लोग भाग गए और पता नहीं 34 रह गए पीछे, और हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक इंतज़ार रहा, लोग अब रिटायर होकर घर चले जाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। 3 वोटों की सिर्फ अक्सरियत के साथ जब उनको ज़िंदगी में पहली मरतबा गवर्नमेंट मिली, वो भी प्रोविंशियल KP के अंदर, तो उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। जब इल्ज़ाम आया, एक इंक्वायरी कमेटी बनी, इंक्वायरी कमेटी ने अपनी फाइंडिंग दी और 20 यानी 3 की अक्सरियत है और 20 उन्होंने अपने MPs को घर भिजवा दिया कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने। तो इसलिए वो इस बात पे कायम है, जिस तरह आपने अपने एंट्रो में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किसी कीमत के ऊपर भी इलेक्शन में धांधली काबिल कबूल नहीं है। अब उसके 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि बिजनेस एज यूजुअल हो और फिर वही मार धाड़ हो, पसे पर्दा वोटों की फ़रोख्त हो,
اور جو ایوان بالا نہیں یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے اس کی توہین کی جائے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سے جس پارٹی کے لوگ ہیں جتنے لوگ ہیں اس کے دو فائدے ہوں گے کامران خان صاحب. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ووٹوں کی خرید و فروخت نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہوگا کہ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, جتنے ان کے نمبرز ہیں ان کے مطابق ان کو سینٹ میں اکثریت مل سکے گی. اس کے دو راستے تھے. ایک یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر جائیں اور پارلیمنٹ میں چونکہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے سینٹ آف پاکستان میں, ایوری بڈی نوز دیٹ, تو اس لیے وہ لیجسلیشن نہیں ہو سکتی. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور فنکشنل لیگ نے 2 آئینی پٹیشنز فائل کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور چیف جسٹس جمالی صاحب کے دور میں ہانی صاحب تھے اور ایک اور ممبر تھے, تینوں ممبرز اب ریٹائر ہو گئے. انہوں نے, وہ ہے تو شارٹ آرڈر کہنے کو لیکن وہ 4 صفحے کا آرڈر ہے, اور اس میں انہوں نے پہلے لکھا کہ یہ واقعات ہیں, پھر لکھا یہ پریپوزیشن ہے, اور پھر لکھا کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے. اس کی روشنی میں آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت آج اٹارنی جنرل صاحب نے کابینہ کو بریفنگ دی پرائم منسٹر کی ہدایت کے اوپر, اور پھر میں نے اس کے جو لیگو پولیٹیکل اینگل تھے ان کے اوپر بات کی, اور باقی دوستوں نے بھی اپنا ویو دیا. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جا رہے ہیں کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے تحت تو اس کے لیے آپ کی رائے یہ ہے, اٹارنی جنرل صاحب کی رائے یہ تھی کہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بہرحال یہ آئین میں تحریر ہے کہ الیکشن کس انداز سے کس طرح سے ہوگا, لیکن یہ جو سینیٹرز کے الیکشن ہیں اور اس میں یہ ہے کہ خفیہ رائے دہی ہوگی, مگر یہ کہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی رائے یہ ہے, یا یہ آپ سپریم کورٹ سے پوچھنے جا رہے ہیں؟ جی ہماری رائے یہی تھی, میں نے بھی یہی رائے دی, اٹارنی جنرل کی یہی رائے تھی, اور پرائم منسٹر کی ہدایت کے اوپر کہ چونکہ الیکشن ایک سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے اور ہاؤس آف فیڈریشن کا الیکشن ہے, اس لیے ایز این ابنڈنٹ کوشن ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ایڈوائزری جورسڈکشن ہے آئین کے آرٹیکل 186 کے مطابق, اور جب بھی کوئی ایسا سوال پیدا ہو تو ایڈوائزری جورسڈکشن میں سپریم کورٹ سے وفاقی حکومت رجوع کر سکتی ہے اور جا کے ان سے رائے مانگ سکتی ہے کہ آپ اس سلسلے میں رہنمائی کیجئے قوم کی اور رہنمائی کیجئے حکومت کی اور اداروں کی. یہ وہ جورسڈکشن ہے جس میں ہم ان سے رائے مانگ رہے ہیں, اور امید یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ رائے آ جائے گی اور راستہ سیدھا ہو جائے گا. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, جب ہم نے کوئی 2 ہفتے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے, میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا, جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے پورے درد دل سے یہ بات اپوزیشن کے لیے, سارے پارلیمان کے لیے کہی کہ یہ وہ وقت ہے, ہم ہمیشہ سارے کہتے رہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہو گئی, کسی جگہ سے اس کا آغاز کرنا ہے. آغاز کرنے کے لیے ہم انیشیٹو لیتے ہیں, اور یہ انیشیٹو کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے, یہ قوم کا انیشیٹو ہے. اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ جتنی بھی 77 سے پرٹیکولرلی شروع ہوا, 70 سے ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کے الیکشن سے بھی شروع ہوا, آج تک ایک ہی بات ہے کہ کوئی الیکشن کے نتائج تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کا ایک راستہ, جس طرح سے خواتین کی نشستوں کے اوپر جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی کسی ہاؤس کے اندر, بیٹ دی 4 پروونشل اسمبلیز اور دی نیشنل اسمبلی یا سینٹ. مجھے صرف یہ فرمائیے گا کہ اب دوسرا معاملہ جو ہے کہ الیکشن ارلی کرانا, سینٹ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان حکومت, یہ مدت مقرر ہے کہ قومی اسمبلی کی مدت ہے, سینٹ کی مدت ہے, اراکین کی یہ مدت ہے, اس مدت کو کم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو مدت طے ہے, آئینی مدت ہے ایک رکن کی, اس کو آپ مختصر کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو سینٹ ہے وہ کوئی مدت کم کرنے کے لیے تو کوئی بات نہیں کہہ رہا. جو مدت ہے وہ سینٹ کی وہ اس طرح سے ہے کہ ہر 3 سال کے بعد سینٹ کے 50% لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں, جو فاضل ممبران سینٹ ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. وہ عددی دنوں کی بات کر رہا ہوں, میں نمبر آف ڈیز کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی سینیٹر اگر 25 مارچ کو ریٹائر ہو رہا ہے اور آپ 25 فروری کو الیکشن کرا دیتے ہیں تو اس کی 30 دن کی تو آپ مدت کو کم کر رہے ہیں نا. نہیں, ایک تو یہ ہے کہ ابھی طے نہیں ہوا کہ کس مہینے میں کس تاریخ کو الیکشن ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ آ جائے گا جو سینیٹر, اگر الیکشن تو ظاہر ہے پہلے ہی ہوتا ہے, یہ نہیں کیا جا سکتا کہ جس دن اس نے ریٹائر ہونا ہو اس دن الیکشن یا اس کے 2 دن بعد الیکشن کیا جائے. سینٹ پھر ظاہر ہے آدھا سینٹ نہیں ہوگا تو سینٹ تو ٹوٹ گیا ایک طرح سے 50%. اس لیے وہ الیکشن ہمیشہ پہلے ہوتے آئے ہیں 70 سے لے کے آج تک. ہم صرف یہ ہے کہ جب وہ آتا ہے تو وہ سینیٹر الیکٹ کہلائے گا اس دن تک جس دن تک وہ ریٹائرمنٹ. تو گویا حلف جو ہوگا, حلف تو اسی دن ہوگا, حلف اسی دن ہوگا جس دن وہ جو ریٹائر ہونے والے سینیٹرز اپنی پورے دن پورے کر لیں گے, چاہے الیکشن پہلے ہو جائے وہ حلف اس وقت اٹھا لیں گے.
ایگزیکٹلی اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جس طرح یہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن اور پریزیڈنٹ جو موجودہ ان کے ڈونلڈ جے ٹرمپ, جو باقی اسمبلیوں کے الیکشنز ہوتے ہیں ان کے لیے چونکہ گورنمنٹ ایک ٹوٹتی ہے, اس کا عرصہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک نئی گورنمنٹ بنتی ہے جو کیئر ٹیکر ہوتی ہے, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. تو گویا ابھی آپ جو یہ الیکشن کب ہوں گے اس کے لیے حکومت درخواست کرے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ یہ ہماری وجوہات ہیں, اس کی بنا پہ ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن اس مہینے میں یا اس تاریخوں میں کرا دیں, اس کی وجوہات بیان کریں گی اور پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود سے ہی کرتا ہے. میرے خیال میں تو جب جنوری قریب آ رہا ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن ہمیشہ, میں 2 دفعہ سینٹ کا الیکشن پہلے بھی میں نے لڑا ہے, تو وہ شروع ہو جاتی ہے ساری ایکسرسائز, اس لیے کہ آخری دن یہ ایکسرسائز نہیں ہو سکتی. نامینیشنز کی وہ ڈیٹ رکھیں گے, نامینیشنز آئیں گے, ان کے اوپر اعتراضات آئیں گے اور پھر ان کا فیصلہ ریٹرننگ آفیسرز کریں گے. پھر ایک ایپلیٹ عدالت بنتی ہے 4-5 ہائی کورٹس میں اسلام آباد سمیت, جس نے چیلنج کرنا ہے. اس لیے کہ 4 صوبوں میں بھی الیکشن ہوگا اور اسلام آباد کے اندر سے بھی سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے. اس کا الیکٹرل کالج علیحدہ ہے, یہ نیشنل اسمبلی گویا ویسے ہی یہ پروسیس جو ہے وہ 3-4 ہفتوں کا پروسیس ہے, یہ عام پروسیس بھی ہے, 3-4 ہفتے چلتا ہے. تو یہ فروری کے میں اس کا ویسے بھی آغاز ہو جانا چاہیے, فروری کے شروع میں. ایک الیکشن جو تھا وہ اس میں تو مجھے یاد ہے تقریباً 12 سے 13 فروری کے قریب الیکشن ہوئے تھے. ابھی تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپنی ثوابدید ہے کہ مہینہ اور ڈیٹ وہ منتخب کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. جناب بابر اعوان وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمنٹری افیئرز ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے کورونا کی دوسری لہر, شدت سے اس کی آندھی پورے پاکستان میں چل رہی ہے. بے پناہ مریض, بے پناہ اموات اور یقیناً بہت ہی مشکل صورتحال ہے. بہرحال پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی ویکسین کا انتظار ہے, ویکسین کی آمد ہے اور اس کے لیے وزیر اعظم نے $15 کروڑ مختص بھی کر دیے ہیں. اس پوری صورتحال میں ویکسین کی تیاری کیا ہے, کب تک یہ پہنچے گی, کیا کچھ ہو چکا ہے, لیٹسٹ اپڈیٹ دیں گے ہمیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان چھوٹے سے وقفے کے بعد. دنیا میں کرونا کی ہلچل بھی ہے, اس کا تہلکہ بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسین کی آمد کے ساتھ ہی دنیا میں امید کی کرن پھوٹ پڑی ہے. تنگ سرنگ کے آخر میں روشنی نظر آنی شروع ہو گئی ہے. بھرپور انداز سے کرونا ویکسین دنیا کے مختلف ممالک میں اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے. بھرپور انداز سے کرونا ویکسین برطانیہ میں لگ رہی ہے, امریکہ میں بھی اس کا آغاز ہو چکا ہے. اس سے قبل ہماری اطلاعات کے مطابق چین میں بڑی تعداد میں کرونا ویکسین لگائی گئی. روس نے جو اپنی ویکسین بنائی تھی اس کا روس میں استعمال ہوا ہے. ہمارے خطے میں بھی اطلاعات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں بھرپور انداز میں کرونا ویکسین کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہ اس وقت ہو رہا ہے جب دوسری لہر پوری شدت سے اس نے دنیا کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے اور اسی انداز سے پاکستان کو بھی. پاکستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے. دسمبر کے 2 ہفتوں میں 42,764 کیسز سامنے آئے, یعنی ہر روز 3,054 افراد کو کرونا ہوا ہے. صرف 14 روز میں کرونا نے 814 افراد کی جان بھی لی ہے. ہر روز 58 خاندان اپنا پیارا کھو دیتے ہیں. آج سے 3 مہینے پہلے جو انفیکشن ریٹ 2 سے 3% کے درمیان تھا, دسمبر کے مہینے میں 8.8% تک پہنچا. ستمبر کے مہینے میں جو ایکٹیو کیسز 6,500 رہ گئے تھے, آج 48,000 سے تجاوز کر گئے ہیں. اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز, ICU بورڈز وغیرہ میں اب شدت آتی جا رہی ہے اور تکلیف کا ماحول ہے. بعض شہروں میں یقیناً کرونا بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور جیسا کہ کراچی کا شہر ہے, حیدرآباد کا شہر ہے, یہاں 18%, 22% اس وقت پازیٹیوٹی ریشو ہے, جبکہ ملکی پازیٹیوٹی ریشو تقریباً 7.5% کے قریب ہے. اس پورے ماحول میں پاکستانیوں کو بھی انتظار ہے کرونا ویکسین اور کب یہ کرونا ویکسین پاکستانیوں کو دستیاب ہوگی, یہاں لگنی شروع ہوگی. حکومت اس سلسلے میں کافی عرصے سے تگ و دو کر رہی ہے. حکومتی پالیسی تیار ہو چکی ہے. حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہ وہ تقریباً $15 کروڑ مختص کریں گے پاکستانیوں کو کرونا ویکسین لگانے کے حوالے سے. حکومت کے اقدامات جاری ہیں اور اسی دوران کرونا کی دوسری لہر کی شدت بھی. اس سارے ماحول پہ بات کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا ہے. یہ فرما دیجیے گا کہ اب پوری دنیا میں کرونا ویکسین کا استعمال شروع ہو چکا ہے اور مختلف ویکسین مختلف حوالوں سے اپنے ملکوں میں استعمال ہو رہی ہے. بظاہر لگتا ہے کہ بہت جلد امریکہ میں ماڈرنا ویکسین بھی اویلیبل ہوگی. ہماری پریپریشن, ہماری اس وقت کی تیاری ویکسین کے حوالے سے آج اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟
कामरान साहब, वैक्सीन के हवाले से जो तैयारी थी वो कई महीनों से चल रही थी। उसमें उसके मुख्तलिफ हिस्से थे। एक तो ये था कि ये देखा जाए कि नज़र दौड़ाई जाए कि उस वक्त जो दर्जनों बल्कि 125-30 के करीब जो वैक्सीन कैंडिडेट्स थे, उनमें से जो बेहतर और फ्रंट लाइन में आ रही हैं उनका एनालिसिस किया जाए। तो वो एक एक्सपर्ट कमेटी ने किया। साथ साथ हमने अपने जो वैक्सीन्स का सिस्टम है, जिसको EPI बोलते हैं, जो हमारी वैक्सीन्स का नेटवर्क है जिसके ज़रिए टीके लगाए जाते हैं हिफाजती, उनको भी तैयार किया गया। साथ साथ जो हमारी डेटा की टीम्स थी वो उसके साथ शामिल हुई हैं, ताकि वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम साथ बनने की ज़रूरत है, ताकि मालूम हो सके कि किसको वैक्सीन लगनी है, किसको लग गई, और उनका जो पूरा स्केड्यूल है वो सामने रहे। वो तैयारी थी। और इसके साथ सबसे अहम चीज़ ये थी कि इसके लिए पैसे मुख्तस किए जाएँ। वो कर दिए गए, $150 मिलियन कर दिए गए, और दीगर भी कर दिए जाएंगे जैसे कि ज़रूरत होगी। अब हम इस वैक्सीन की चॉइस और इसकी प्रोक्योरमेंट के तकरीबन फाइनल मराहिल में हैं, और इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी तश्कील दे दी गई है कैबिनेट की, जिसमें 3 अदद फेडरल मिनिस्टर्स होंगे। वो एक आध दिन में शायद नोटिफाई हो जाएगी, और उसके ज़रिए फिर हम ये इसकी जो फाइनल प्रोक्योरमेंट है इसका एक फ़ैसला कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त तो दुनिया ने बड़ी रिजर्वेशंस कराई हुई हैं, कम्युनिकेशंस कराई हुई है, और इस सिलसिले में जाहिर है कि LOIs वगैरह हुए होंगे। क्या आपको यकीन है कि अब हम इस मरहले पे, जब हमारी 3 मेंबर कमेटी होगी, फिर वो फैसला करेगी हमें कौन सा वैक्सीन लेनी है, तो हमें अवेलेबल होगी इस लास्ट मिनट पे इस तरह से? नहीं, लास्ट मिनट नहीं है जी, इसलिए कि इसमें जो उनके साथ गुफ्तगू है, जो कंपनीज के साथ कॉन्वर्सेशन है, वो तो पहले से चल रही है। ये कमेटी तो बहरहाल एक फाइनल, जिसे कहते हैं ना, हुकूमत की फैसले की जो ऑथराइज्ड कमेटी है, ये वो है। वरना जो उनके साथ कॉन्वर्सेशन है, नेगोशिएशन है, वो तो बहुत वक्त से चल रही है। जिन लोगों ने रिजर्व करवाई है वो भी समझ लीजिए जी। देखिए, बात यह है कि जब किसी भी वैक्सीन की अफादियत वाज़ेह तौर पे सामने ना हो, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी क्लियर इन्फॉर्मेशन ना हो, तो सिर्फ वो मुल्क जो कि एक कंपनी पे $1 अरब की बेट लगा सकते थे, वो उन्होंने की, वो कर सकते थे। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत अहम था कि हम अपनी वैक्सीन प्रोक्योरमेंट जो है उसको एक बड़े स्मार्ट तरीके से करें और टारगेटेड करें, ताकि हम पैसे ज़ाया भी ना करें और हमें वैक्सीन भी मिल जाए। इसी वजह से हमने एक से ज़्यादा एंटिटीज़ के साथ अपनी जो गुफ्तगू है वो जारी रखी है। इसीलिए चीन और रूस का भी जिक्र आता रहा है, और सिर्फ उनका नहीं, हम जो बाकी बरतानिया और अमेरिका में वैक्सीन बन रही हैं, उनके मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी हम गुफ्तगू के अंदर हैं। अब सिर्फ फाइनलाइज क्या करना है, चॉइस, उसका टाइमिंग, और उसको किस तरीके से हमारे यहाँ डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये अगले चंद दिनों में बात वाज़ेह हो जाएगी कि हम और बाकी कितनी वैक्सीन कहाँ से और किस, बिकॉज इसमें एक बड़ी एक्सटेंसिव लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होगी। फिर वहाँ से वो कितने दिनों में ये वो शिपमेंट्स चलेंगी, यहाँ पहुँचेंगी, फिर यहाँ क्या होगा। इट्स अ ह्यूज ऑपरेशन। जी बिल्कुल, और इसी ह्यूज ऑपरेशन की तैयारी के लिए फिर हमने ये नहीं किया ना कि हम आखिर में इंतज़ार करें। इसके पैरेलल हिस्से जो हैं वो सारे साथ साथ तरतीब दे दिए गए थे। तो इंशाल्लाह जो ही फैसला होगा, तो फिर वो जो ऑनवर्ड स्टेप्स हैं उसमें इंशाल्लाह देर नहीं लगेगी। टाइम फ्रेम लोग अक्सर पूछते हैं आजकल। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं बड़े दिनों से ये जिक्र कर रहा हूँ कि ये पहली छमाही जो है इसके दौरान 2021 की इसमें हमें अवेलेबल हो जानी चाहिए। और ये अगर इसका बहुत ऑप्टिमिस्टिक साइड लें तो जनवरी, जो कि अब 15 दिन दूर है, से लेके मार्च का जो टाइम फ्रेम है, इसमें जो पहली खेप है समझता हूँ जिसमें वैक्सीन जो फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगी, उसका इस्तेमाल शुरू हो जाना चाहिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे वक्त चलेगा तो बाकी पॉपुलेशन भी कवर। बाज़ मुल्कों ने इसको रियली बहुत ही टॉप स्पीड पे इसको डिप्लॉय किया है। US वगैरह में उसके रेगुलेटरी अप्रूवल्स हुए, फिर UK में हुए। हमारे खित्ते में मिसाल के तौर पे UAE वगैरह में, और वहाँ पे अब बड़ी एक्सटेंसिवली वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर की जा रही है, लोगों को लगाई जा रही है, आम लोगों को लगाई जा रही है। हमें ये बताया गया है कि एग्जैक्टली वही वैक्सीन है जो हमारे यहाँ ट्रायल स्टेज से गुजर रही है। इज़ दैट ट्रू? क्योंकि अगर ये ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि एक अच्छे मजबूत मुल्क ने उसको अप्रूव किया है और उसको अब इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। चाइना में भी इस्तेमाल हुई है। क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? नहीं जी, ये 2 फर्क वैक्सीन हैं। पाकिस्तान में जिस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, बड़ा प्रॉपर तरीके से हो रहा है, वो फ़र्क है। वो भी चीनी वैक्सीन है, चीन की ओरिजिन रखती है, लेकिन जो UAE में यूज़ हो रही है वो भी चाइना से है, लेकिन वो नहीं जिसका ट्रायल पाकिस्तान में। तो ये 2 फ़र्क हैं।
हमने इसीलिए जो UAE वाली वैक्सीन है उसका डेटा भी जो है वो मंगवाया है, देखना हम चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ इस बात पे कि अगर एक मुल्क इस्तेमाल कर रहा हो कई दफ़ा ये काफ़ी नहीं होता, ये देखना ज़रूरी है कि उसकी अफादियत और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे हैं। लेकिन बहरहाल वो उस डेटा की रसाई भी हमारे पास अब जल्द आने वाली है, और अगर आ जाती है और वो फ़ायदेमंद साबित होती है तो नेचुरली वो हमारी लिस्ट ऑफ चॉइसेस में ऑलरेडी शामिल है और वो फिर लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में आ जाएगी। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आ जाते हैं उस पहलू की तरफ जिसमें जो दुनिया में एक मौजूद बहस है। मिसाल के तौर पे लोगों को अभी एक श्योरिटी नहीं है, वो वहम में मुब्तला हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं इस वैक्सीन से क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, कोई मैसिव साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाए, कोई और इसके फॉल आउट्स ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जिसकी वजह से हर मुल्क में ये ख़दशा है कि एक बड़ी आबादी जो है वो इस इंतहाई अहम प्रोसेस से निकल जाएगी, और इसका मतलब है कि वो एक्सपोज्ड रहेगी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी हमने भी पूरे पाकिस्तान में इसका सर्वे किया है, हम आवाम को अभी दिखाएंगे भी। आपका क्या मैसेज होगा हुकूमत पाकिस्तान ऐसे लोगों को जिनके जहन में वहम है, उनके लिए क्या पैगाम है? कुछ आयरॉनिकल सी बात है जी, ये अजीब सी बात है कि एक वक्त पे कुछ ऐसे लोग हैं हमारे जिनको जल्दी है कि वैक्सीन आए, वो बार बार पूछ रहे हैं और ट्रायल्स में भी हिस्सा लेना चाह रहे हैं, यानी उनकी एक एक्साइटमेंट है, एक इंटरेस्ट है, उनका ख्याल है कि बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन एक अहम कदम है। और मेजॉरिटी है ऐसी डॉक्टर साहब, मेजॉरिटी जो है वो समझती है कि इसकी ज़रूरत है, और मेजॉरिटी जो है वो इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ एक ऐसी चंद लोग भी हैं जो सवाल पूछते हैं या उनको कुछ कंसर्न होता है। इसका मैं कंसर्न ऐसे दूर करता हूँ जी कि ये जितनी भी वैक्सीन्स हैं ये एक ट्रायल के प्रोसेस के थ्रू होती हैं, बड़ी एक्सटेंसिव और रिगरस टेस्टिंग होती है, और ये ऐसे ही नहीं कि उठा के आपके बाजू में कोई टीका लगा देता है। इसके पीछे पूरी एक साइंसी जिसे कहते हैं ना आर्मी है, जिसने इसको एवेल्युएट किया, देखा है, इसके साइड इफेक्ट्स को देखा है, इनकी अफादियत को देखा, तब जाके वो इस्तेमाल करते हैं। और हमारे यहाँ भी हम उस प्रोसेस को खुद से देखेंगे इससे पहले कि हम अपनी पॉपुलेशन पे इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल इसमें कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। देखिए हम बीमारी के असरात देख चुके हैं, हम देख चुके हैं कि वो किस तरह खानदानों को तबाह कर रही है। तो इस सूरत में हमारे लिए बेहतर होगा कि जैसे जैसे ये वैक्सीन दस्तयाब होती है पाकिस्तान में बतदरीज एक प्रोसेस के ज़रिए, तो हमें जब हमारी बारी आती है तो हमें इसको ज़रूर लगवाना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल सुल्तान, वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए हेल्थ। वैक्सीन पाकिस्तान की तैयारी कब आएगी, कौन सी आएगी, कितनी तैयारी हुकूमत पाकिस्तान की, इसकी ताज़ा तरीन मालूमात हमारे साथ शेयर कर रहे थे। कोरोना के बाइस बिगड़ते हालात पर काबू पाने का वाहिद हल अब यही वैक्सीन है, मगर अफसोस की बात है कि अब भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी गू बगू की कैफियत में हैं। दुनिया में भी हैं, मगर पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही इस किस्म की बातें फैलती हैं। गो कि अक्सरियत ये समझती है कि कोरोना के लिए इससे बचाव का बेहतरीन तरीका ये है कि वैक्सीन लगाएँ, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड पूरा सामान होता है, ये रिसर्च बेस्ड पूरा ये तरीक़ाकार है। इस जैसे कि डॉक्टर फैसल सुल्तान बता रहे थे, इसमें कोई ऐसे मामलात नहीं हैं जो कि बहुत ही पेचीदा हो जाए या फिर बहुत ही सीरियस इसका फॉल आउट हो जाए, और इसके लिए ये तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं। और ज़रूरी है इस बात की कि हर पाकिस्तानी शक और वहम से बालातर होकर वैक्सीन को इस्तेमाल करें। लेकिन बहरहाल लोगों को इस सिलसिले में शक भी है, और एक सर्वे के मुताबिक जो कि एक मुकामी सर्विस ने किया है, पाकिस्तान की 40% आबादी कहती है कि वो वैक्सीन के बारे में अभी श्योर नहीं है। मगर शुक्र है कि अगस्त के मुकाबले में लोगों में अब आगाही का इजाफा हो रहा है, और इस वक्त सिर्फ 37% लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीन होने पर न सिर्फ ये कि वो राज़ी हो गए हैं, और ऐसे लोग जिनको शक है उनकी तादाद भी कम होती जा रही है। हमने भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में आम पाकिस्तानियों से पूछा कि वो वैक्सीन के बारे में क्या राय रखते हैं। मेरी वालिदा को भी हुआ है कोविड-19, तो आज उनका चौथा दिन है। तो अगर ये वैक्सीन आ जाती है, हुकूमत फ्री में दे रही है या पैसों में, हम ज़रूर लगवाएंगे। हाँ, लगवाना तो सबको ही चाहिए, क्योंकि जैसे आपको पता है मर्ज कितना फैल चुका है। कोरोना तो है, इससे तो कोई इनकार नहीं है, तो लगवाएंगे जो डॉक्टर्स कहेंगे उस हिसाब से। मैं तो नहीं लगवाऊंगा, जिस तरह की फेस उस पर चल रही है, मीडिया पे बातें चल रही हैं, तो मैं तो नहीं लगवा दूँ। साइंटिफिक प्रूवन है तो आ गई है, और गवर्नमेंट कह रही है लगाओ, तो फिर तो लगाना चाहिए। बिल्कुल सर, लगवाएंगे, अच्छी बात है, तो लगवानी चाहिए, क्योंकि जो वायरस चल रहा है बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो रही है इससे। अगर वैक्सीन आती है तो मोस्टली हर बंदे को लगवानी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल लगवाएंगे, फ्री में क्यों नहीं लगवाएंगे, लगवाएंगे। एहतियात सबके लिए लाजिम है, अल्लाह में सबको महफूज रखे। यहाँ पे लोगों को जॉब चाहिए, रोज़गार चाहिए, ये उस हिसाब से यहाँ पे बहुत जितनी जल्दी हो सके आना चाहिए। आनी चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई मज़ायका नहीं है, क्योंकि ये
مرض ہے جس کی لوگوں کو آگاہی نہیں ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کرونا نہیں ہے، یہ غلط ہے. اگر مجھے فری بھی دیں گے تو سوچنا پڑے گا. ویکسین لگوانے کا فائدہ نہیں کیونکہ کرونا وائرس ہے ہی نہیں میرے خیال سے. تو کرونا ہے اور ویکسینیشن کروانی چاہیے. ضرور لگائیں گے، اگر آ گئے تو یہ بہت بہتر ہے لوگوں کے لیے. کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد سیاسی خبر. اور کل لاہور میں اعلان لاہور ہوا، یعنی کہ پی ڈی ایم میں شامل اپوزیشن کی جماعتوں نے ایک مشترکہ پروگرام عوام کے سامنے رکھا. اس مشترکہ اعلامیے میں وعدے، ارادے، قسمیں ظاہر کی گئی ہیں، مگر یہ سب وہ ہیں جس سے پہلے کئی بار اس قسم کے اتحاد جن میں اپوزیشن کی جماعتیں ہوتی ہیں، اس قسم کے معاملات عوام کے ساتھ وعدے کرتے رہے ہیں، مگر وہ جتنی تیزی سے بنتے ہیں اتنی ہی تیزی سے ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے ان پہ اعتبار کرنا یقیناً ایک عوام کے لیے مشکل عمل ہو سکتا ہے. اس کا پورا احوال آپ کو دیں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. پی ڈی ایم کا اتحاد سامنے ہے اور اس نے کل اعلان لاہور جاری کیا. اپوزیشن جماعتوں کے لیے ایک جگہ پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا، عوام کے سامنے اپنا مشترکہ پلان رکھنا، قسمیں، وعدے، ارادے عوام کے سامنے رکھنا، یہ ایک معمول کا عمل ہے. اور اسی طرح سے پی ڈی ایم کا اعلان لاہور دیکھنا چاہیے. یہ ہو یا اس سے پہلے مثال کے طور پہ لندن میں ہونے والا ایک بہت ہی تاریخ ساز اس وقت ہی سمجھا جاتا تھا معاملہ تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا. چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان طے پایا تھا، اور اس میں بہت وعدے تھے، ارادے تھے، قسمیں تھے اور تمام ایسے معاملات تھے جو کہ حکومت کے آنے کے بعد ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کیے تھے، اور اس کے بالکل برعکس صورتحال نظر آئی. اسی پس منظر میں اعلان لاہور کو بھی دیکھنا ہوگا. اور ایک صرف اعلان لاہور نہیں ہے، کئی اعلانات ایسے ہیں جس میں جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، مشترکہ لاہے عمل اور پلان عوام کے سامنے رکھتی ہیں اور پھر بھول جاتی ہے. اسی لیے کل کے پی ڈی ایم کے اعلان لاہور اور سن 2006 میں مئی کے 2006 میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان میثاق جمہوریت کی عبارات، اس میں جو وعدے ہیں، اس میں جو ارادے ہیں، اس میں جو گفتگو ہے، جو عبارات ہیں، وہ ایک دوسرے سے بہت مماثلت رکھتی ہیں. ایک دوسرے کی ایک بار پھر باز گشت ہے جو میثاق جمہوریت کی اعلان لاہور میں سننے میں آئی ہے. پاکستان میں برسر اقتدار حکومت کے خلاف تحریری معاہدے اپوزیشن جماعتوں کا پرانا شوق ہے. 36 نکاتی چارٹر آف ڈیموکریسی میں ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے 1973 کے آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا. پی ڈی ایم نے بھی اعلان لاہور کی ابتدا ایک ایسے پاکستان کی خوشنما منظر کشی سے کی ہے. پی ڈی ایم ایسا پاکستان چاہتی ہے جہاں آئین کی حرمت مقدم ہو. میثاق جمہوریت میں سفارش کی گئی تھی کہ تعلیم، صحت، ملازمت کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے اور مہنگائی کا خاتمہ کیا جائے گا. اعلان لاہور میں بھی لکھا ہے کہ پی ڈی ایم جماعتیں عہد کرتی ہیں کہ وہ عوام کو غربت، مہنگائی، بے روزگاری، ناخواندگی اور بیماریوں سے نجات دلانے، سماجی اور معاشی ناہمواری دور کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھائیں گی. میثاق جمہوریت میں 3 مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہونے کی آئینی پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا تاکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مفادات کو تحفظ ملے. اعلان لاہور میں موجودہ نظام حکومت کو فی الفور رخصت کر کے نئے جمہوری سیٹ اپ کا مطالبہ کیا گیا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرح اعلان لاہور میں بھی تمام مطالبات جمہوریت کے نام پر کیے گئے. ہم نے صرف اور صرف پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کے آج یہ بہت تاریخی دستاویز پر دستخط کیے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کو اپنی منزل پہ پہنچانے کے لیے یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی وہاں ختم نہیں ہوا، وہ آن گوئنگ ہے. اس میں ہم چیزیں ایڈ بھی کریں گے آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ. جو نئی جنریشن ہے وہ سمجھتی ہے کہ ایک ایجنڈا ہونا چاہیے ملک کو چلانے کا. We believe that the task ahead for Pakistan is a gigantic one which will need the unity of the two parties, unity of purpose, unity of action
and unity of thought. These have been outlined in the Charter of Democracy, and we believe that in this gigantic task, it is very important for us to work together. Charter of Democracy, reconciliation और इस मुल्क में जो भी तरक्की हुआ है, जमहूरी, सियासी, मुआशी, वो तो हमारा साथ मिलकर चलना की वजह से हुए हैं. दिलचस्प बात यह है कि मिसाक जमहूरियत हो या ऐलान लाहौर, दोनों में आइन की बालादस्ती, इदारों की मजबूती और जमहूरियत के तसलसल के नाम पर रियासती इदारों को हदफ बनाया गया है. मिसाक जमहूरियत के नुक्ता नंबर 32 में सिफारिश की गई थी कि ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और तमाम हसास इदारों के सियासी विंग ख़त्म करके उनको सियासी हुकूमत के मातहत बनाया जाएगा. ऐलान लाहौर में PDM ने मुतालबा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों की हर तरह से मुदाखलत ख़त्म करेंगे. ऐलान लाहौर में इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट के बालादस्ती के अज़ाइम ने 73 साल से पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं होने दिया और कौमी सलाहियत की मरबूत ताकत को कमज़ोर किया. पुरानी इबारात, पुरानी गुफ्तगू, नया कागज़, नया माहिदा, ऐलान लाहौर. इससे पहले हमने आपको मिसाक जमहूरियत की गुफ्तगू सुनाई. इस पर बात करते हैं, तज़किया हासिल करते हैं. प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी पाकिस्तान में सियासत की उमूर के प्रोफेसर भी हैं और माहिर तज़कियाकार भी. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है. ऐलान लाहौर, इसमें बाज़ गश सुनाई दे रही है, वही इबारात है, वही गुफ्तगू है जो हम बार बार कई माहिदात में सुन चुके हैं. क्या हम यकीन कर सकते हैं कि इस बार जो ये माहिदा हुआ है या ऐलान लाहौर सामने आया है, ये कायम व दायम रहेगा? देखिए, पाकिस्तान की सियासत का अलमिया ये है कि इसमें मॉरल और एथिकल बेसिस की कमी है. लिहाजा बुनियादी नुक्ता ये नहीं है कि क्या चीज़ दुरुस्त है, क्या गलत है, बल्कि बुनियादी नुक्ता ये है कि किस वक्त हमें किस चीज़ की ज़रूरत है. और यही दोनों चीज़ें हमें जो हैं इन दोनों डिक्लेरेशंस में नज़र आती हैं, जिनमें बड़े दावे किए गए, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को पार्टियों ने अपनी ज़रूरत सहूलत के मुताबिक वायलेट किया. अब नए चार्टर में भी बड़े अजीम वादे किए गए हैं, बड़ी अच्छी बातें की गई हैं, असूलों को रिमाइंड करवाया गया है, लेकिन देखना ये है कि किस हद तक इन पे अमल ये कर सकेंगे या अमल करेंगे, या इसका हाल भी वही होगा जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का माजी में हुआ. डॉक्टर साहब, आपने देखा कि पहले तो मिसाक जमहूरियत को तहब आला किया गया जब सन 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई. फिर उसके बाद इन दोनों जमातों के दौरान ऐलान मरी हुआ और फिर मुख्तलिफ मामलात के हवाले से अपने माहिदे हुए जो कि ताज़ा तरीन माहिदे थे, उनको भी पामाल किया गया. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि हमारे यहाँ सियासी जमातें माहिदे करती हैं, एग्रीमेंट करती हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो वो उनको इग्नोर भी करती हैं. ख़ासकर जब अपोजिशन में होती हैं तो जमहूरियत, असूल पसंदी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, सिविलियन प्राइमेसी, बड़े अहम वैल्यूज होती हैं. तो क्या आप ये कहेंगे कि ये ऐन मुमकिन है कि एक बार फिर ऐसा होगा, यानी कि ऐलान लाहौर आज है, लेकिन हमें नहीं पता कि 2023 में, 2024 में इस ऐलान लाहौर को कोई याद रखेगा या इसकी शिकों पे अमल होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल यही हमें लगता है कि कुछ अरसे के बाद जो है कुछ और चीज़ें सामने आ जाएंगी और इसको उसी तरह फरामोश कर दिया जाएगा जिस तरह हमारी जमातों ने माजी में असूलों को फरामोश किया है. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी हमारे साथ मौजूद थे. इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है. कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह. कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.